दोस्तों नमस्कार। भारत का लोकतंत्र टेक्नोलॉजी पर निर्भर है या फिर इस देश की सरकार पर निर्भर है? आप कहेंगे जी नहीं, लोकतंत्र ना तो टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और ना ही सरकार पर निर्भर है। लोकतंत्र तो लोगों के साथ चलता है, इसीलिए लोकतंत्र का मतलब चुनाव होता है। लेकिन चुनाव ईवीएम पर निर्भर है या फिर चुनाव इलेक्शन कमीशन पर निर्भर है? यानी ईवीएम के जरिए टेक्नोलॉजी में सेंध लगाई जा सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो सरकार का हिस्सा है। इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए एक पिलर है। यानी टेक्नोलॉजी में सेंध लग सकती है, लेकिन डेमोक्रेसी के पिलर में सेंध कैसे लग सकती है? शायद इसीलिए बीते कई चुनावों से लगातार यह सवाल इस देश के भीतर बड़ा होता चला गया कि ईवीएम मैनेज की जा रही है। वोट ईवीएम के जरिए बढ़ा दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं। लेकिन इस सवाल पर कभी किसी ने सीधे तौर पर कहा नहीं कि दरअसल ईवीएम भी तो इस देश के चुनाव आयोग के अंतर्गत ही आती है। यानी चुनाव आयोग ने ही तो तय किया है, बैलेट पेपर नहीं, ईवीएम से वोटिंग होगी। हालांकि सरकार ने तय किया है और बाकायदा पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हुई, लेकिन इन सब के बावजूद भी जिस स्वायत्त विभाग, जिस संवैधानिक विभाग के दायरे में जो भी निर्णय आते हैं, वो चाहे तो उस निर्णय पर अपना मत बदल सकता है। और शायद इसीलिए ईवीएम को लेकर कभी भी इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी बात कही ही नहीं जिससे आपको लगे या किसी को भी लगे कि वाकई ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन के भीतर कोई सवाल भी है। और शायद इसीलिए ध्यान दीजिए, 2024 के चुनाव के तुरंत बाद जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव का परिणाम सामने आया तो कांग्रेस एक झटके में खड़ी हो गई और उसने कहा कि बब बहुत हो गया, अब ईवीएम के जरिए तो इस देश में वोटिंग होनी नहीं चाहिए। और बात होते होते अब बिहार चुनाव के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। और यह सवाल बड़ा हो चला है कि 2014 में जो जीत, जिस तर्ज पर जीत प्रधानमंत्री मोदी को बनाने को लेकर इस देश ने जिस जनादेश को दिया, उस वक्त सवाल बिल्कुल नहीं था ईवीएम का। उस सवाल बिल्कुल नहीं था उस वक्त इस देश के भीतर चुनाव आयोग या ईवीएम की मशीनों को लेकर। लेकिन 2019 के चुनाव में जिस तर्ज पर बीजेपी के सांसदों की संख्या बढ़ गई, उसने कुछ सवाल जरूर खड़ा किए। और तब से यानी 2019 से लेकर अभी तक लगातार ईवीएम को कटघरे में हर किसी ने खड़ा किया है, यानी विपक्षी नेताओं, विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी और सत्ता विरोधी रुख ने। लेकिन पहली बार यह सवाल खुलकर दस्तावेज के तौर पर अगर सामने आ गया कि मसला ईवीएम का नहीं है, इस देश में मसला तो चुनाव आयोग का है। यानी वो चुनाव आयोग जो सरकार की नाक के नीचे है, और सरकार का मतलब मौजूदा बीजेपी की सरकार है। उस सरकार का मतलब लोकतंत्र के अलग अलग पिलर्स को मत जोड़िएगा। तो सरकार ने इस देश के भीतर में लोकतंत्र के एक पिलर को यह कहते हुए झटक दिया कि दरअसल इस देश के चीफ जस्टिस को क्या लेना देना है। यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो रही है तो यह तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, और एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो सरकार करेगी। इसमें इस देश के चीफ जस्टिस एक व्यक्ति के तौर में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में 3 सदस्यों के बीच वह भी बैठ जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? अब सवाल कई निकल कर आए थे उस वक्त भी, जब पार्लियामेंट में यह मुहर लगा दी गई कि दरअसल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा। जाहिर है गृह मंत्री ही रहेंगे, और गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए पूरी रणनीति बिछाते हैं। वो गृह मंत्री रहें या कुछ भी रहें, उनकी नजर बिल्कुल चुनाव पर होती है, और जाहिर है बिहार के चुनाव पर भी होगी। और 2024 के चुनाव में जो मुश्किल हालात बीजेपी के सामने आए, उसने पहली बार बीजेपी के भीतर
सीधे कहा जाए तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जिसकी पहचान ही चुनाव जीतने को लेकर थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 की तुलना में जैसे ही बहुमत के नीचे आ गए, वैसे ही सवाल बड़े होने लगे। और सवाल इस हद तक बड़े हुए कि उस दौर को अगर आप याद कीजिएगा, बहुत दिन नहीं बीता है, एक ही बरस बीता है। उस दौर को याद कीजिएगा तो हो सकता है आपके जहन में तब आरएसएस का एग्रेसिव मूड नजर आए, बीजेपी के भीतर उठती हुई आवाजें नजर आए। उस दौर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर कई आवाजें आपने सुनी होंगी, जिन्होंने चुनाव के बीच कह दिया था अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। यानी सवाल विपक्ष का नहीं, चुनावी हार किसी भी नेता की जमीन पर एक ऐसा कटघरा बना देती है जिसके बाद उसके पांव उठते नहीं है। और 2014 से 2019 और 2019 से 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तक बीजेपी की हर जीत में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ही कद बढ़ता चला गया। लेकिन 2024 के बाद आप कह सकते हैं जिन बातों का जिक्र आज हम आपसे करने जा रहे हैं, उसमें आप वाकई कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव परिणामों के बाद शायद इस जोड़ी ने निर्णय ले लिया, अब कोई चुनाव नहीं हारेंगे। कोई चुनाव नहीं हारेंगे का मतलब यह है वह चुनाव जहां पर अपनी राजनीतिक जमीन कटघरे में खड़ी हो जाए, अपने पांव तले की जमीन खिसक जाए। झारखंड गंवाया जरूर, लेकिन झारखंड के भीतर और उसकी जीत हार से उतना बड़ा असर नहीं पड़ता अगर हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हार जाते हैं। यहीं से वो ऐसे टेस्ट शुरू हुआ, क्या वाकई अब बीजेपी ऐसे किसी चुनाव को हारने को तैयार नहीं है जिससे इस देश के सत्ताधारी दल के दो बड़े नेताओं की राजनीतिक जमीन बनी बनाई है। और शायद इन्हीं सवालों को लेकर राहुल गांधी ने आज एक आर्टिकल लिखा। आवाज वो पहले से उठा रहे थे, लेकिन यह आर्टिकल और यह आवाज ईवीएम को लेकर बिल्कुल नहीं है। यह आवाज सीधे तौर पर तथ्यों के साथ इस बात की दिशा में ले जाती है कि क्या बिहार चुनाव होंगे या वह चुनाव भी महाराष्ट्र की तर्ज पर होगा, जहां पर वोट का परसेंटेज इतना बढ़ जाता है कि अतीत की सारी डाटा जो होती है कमजोर लगने लगती है। यानी जीत के लिए वोट का परसेंटेज कौन बढ़ाएगा? चुनाव आयोग बढ़ाएगा। चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? सत्ताधारी दल और उसकी सरकार करेगी। चुनाव आयुक्त के तौर पर वो कौन सा निर्णय लेंगे जिसकी जरिए उनकी नियुक्ति हुई है, क्या वो उसके खिलाफ जा सकते हैं? बड़ा मुश्किल नहीं, बहुत आसान जवाब है। और यह जवाब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि अगर आप ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करोगे तो फिर वो आपके खिलाफ कैसे जाएगा, और आप कुछ भी करोगे वह तो आपके साथ ही खड़ा रहेगा। 5 सवाल उठाए राहुल गांधी ने आज इस देश की अलग अलग भाषाओं में, इस देश के भीतर हिंदी और अंग्रेजी के अखबार में जो आर्टिकल लिखा, खास तौर से हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। चूंकि महाराष्ट्र के चुनाव को बेस बनाया गया तो उसमें 5 बातों का जिक्र खुले तौर पर यह कहकर किया कि दरअसल चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से ऐसे लोगों को नियुक्त कर लिया जो कि उनके अनुकूल रहे, और सरकार ने उसको चुनाव आयुक्त बना दिया जो उनके अनुकूल रहे। यानी अब चुनाव आयोग क्या करेगा? सवाल बिल्कुल ईवीएम का नहीं है, सवाल वोटर लिस्ट का है। तो वोटर लिस्ट में फर्जी नाम कैसे जोड़े गए? जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा वोटर हो सकते हैं, कोई भी कहेगा नहीं हो सकते हैं। तो महाराष्ट्र में तथ्यों के साथ यह बात निकल कर आई, और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में खास तौर पर निकल कर आई कि जितने वोटर हैं उससे ज्यादा वहां पर वोटरों के नाम दस्तावेज के तौर पर चुनाव आयोग की लिस्ट में थे। दोनों कैसे संभव है? तो पहला सवाल, अपने लोगों की नियुक्ति चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग कर रहा है। दूसरा सवाल, वोटर लिस्ट में भी फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं, तो वोटरों की तादाद बढ़ जाएगी। तीसरी परिस्थिति, वोटिंग का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखला देंगे, यानी जितनी वोटिंग हुई अगर उससे ज्यादा आंकड़ा दिखला देंगे तो बढ़ा हुआ आंकड़ा जाहिर है तभी आएगा
जब वो चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग के अधीन कर्मचारियों के द्वारा निर्धारित हो, नहीं तो बढ़ेगा कैसे, इसका भी एक आंकड़ा है। चौथा सवाल था कि जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी केंद्र की बीजेपी हार रही है, वहां पर फर्जी वोट ज्यादा बढ़ते चला जाए। और पांचवा सवाल था कि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर तकनीकी तौर पर सबूतों को ही छुपा दिया जाए। अब बड़ा सवाल यह था कि अगर विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता, इस देश के सांसद राहुल गांधी अगर इस सवाल को उठा रहे हैं, तो क्या उसके पीछे कोई तथ्य है? और तथ्यों के आश्रय लगातार वह 2023 से जिन बातों को कह रहे थे, अब उसको फैक्ट के साथ उन्होंने इस देश के 14 अखबारों में अगर अपने हाथ से लिखे आर्टिकल में यह सब कुछ कहा और यह कहते हुए कहा कि जरा इसको देखिएगा, इसमें जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि इससे पहले हमेशा परसेंटेज कम रहा है। पहला चुनाव है 2024 का जो महाराष्ट्र के भीतर हुआ, उसमें लगभग 8%, 7.83% वोट बढ़ गया। हमें लगता है पहले अखबार में छपे हुए आर्टिकलों पर एक नजर डालिए। दरअसल यह आर्टिकल एक दस्तावेज के तौर पर इसलिए है और सरकार के सामने या चुनाव आयोग की साख को लेकर बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जिन तथ्यों का इस्तेमाल इस आर्टिकल में किया गया वो बहुत साफ तौर पर बताता है कि 2014 से पहले अगर 2009 के चुनाव भी देखें लोकसभा के, तो उस वक्त लगभग 0.50% यानी आधा परसेंट वोट कम हो गया था। जो इलेक्शन कमीशन ने जो वोटिंग परसेंटेज था वो 2009 में 60% था, फाइनल बताया 59.5% यानी 0.5% कम हो गया। 2014 के चुनाव में 62% वोट पड़े, लेकिन बाद में बताया गया नहीं, 63.08% वोट पड़े यानी 1.08% बढ़ गया। 2019 में कहा गया कि वोट परसेंटेज 60.46% है, लेकिन जब फाइनल बताया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो वह 61.10% था यानी 0.64% बढ़ गया। ध्यान दीजिए, बीते 3 चुनाव में लोकसभा के यानी 15 वर्षों में जो परसेंटेज है वो एवरेज 1% से भी कम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लेकिन 2024 में वोटिंग परसेंटेज बताया गया 58.22%, जो एक झटके में बढ़कर हो गया 66.05% यानी 7.83% बढ़ गया। यह जो पूरा परसेंटेज है यह विधानसभा चुनाव का है। विधानसभा चुनाव में क्या होता है कि महाराष्ट्र और झारखंड और हरियाणा ये तीनों चुनाव उसी बरस होते हैं जिस बरस लोकसभा के चुनाव होते हैं, और एक इतिहास रहा है कि बहुत ज्यादा अंतर लोकसभा चुनाव के वक्त जो वोट परसेंटेज होता है उसका बहुत ज्यादा असर विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच का अंतर मैक्सिमम 5 महीने का होता है। 4 महीने से 6 महीने के बीच में चुनाव होना ही है, तो असर उतना नहीं पड़ता है। और शायद इसीलिए अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के बीच भी आप 2024 में खड़े हो जाइएगा तो आपके जहन में यह बात होनी चाहिए कि लोकसभा में जो कुल वोट मिले थे बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को वो 42.73% मिले थे, और एक झटके में पूरा का पूरा किला महाराष्ट्र का ढहढहा कर गिर गया था जो बीजेपी को जीत मिली थी। और यहां पर इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 1.25% वोट ज्यादा मिलते हैं उसको, और उसको वोट 43.91% मिलते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही वोट परसेंटेज तकरीबन 6-6.5% बढ़ जाते हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी यानी एनडीए के हो जाते हैं 48.16%, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के वोट घट जाते हैं तकरीबन 10%,
और वो आ जाते हैं 33.71% पे। 5 महीने में एक गठबंधन के 10% वोट कम हो गए, दूसरे गठबंधन के 7% वोट बढ़ गए, और ओवरऑल इलेक्शन कमीशन भी बता रहा है कि 7% वोट बढ़े हैं। इस बीच में भारत की जनता, भारत के वोटर, भारत की राजनीति, सब कुछ कैसे बदल सकता है, यह एक बड़ा सवाल। और इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा सवाल, 2024 ने यह तो सिखा दिया बीजेपी को, या बीजेपी के संभाले दो बड़े कद्दावर नेताओं को जो पूरी बिसात बिछाते हैं, चुनाव नहीं हारना है, किसी हाल में नहीं हारना है। यानी अब बिहार का चुनाव भी हारेंगे नहीं, यह एक मैसेज इंटरनली है जो नजर आ गया हरियाणा और महाराष्ट्र के भीतर में। तो अगर चुनाव नहीं हारेंगे, अब इसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सामने आ गए। उन्होंने कहा, अरे जनाब, यह तो आप वोटरों को दुखी कर रहे हैं, आप तो अभी से बिहार चुनाव को लेकर हार मान चुके ऐसा लगता है। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने और इस ताकत के साथ बने कि वह खुद नागपुर, और नागपुर जो विदर्भ में आता है, वहां पर सबसे खराब हालत बीजेपी के अपने इतिहास में लोकसभा चुनाव में हो गई, और ऐतिहासिक जीत विधानसभा चुनाव में मिल गई। यानी एक झटके में पूरा सिक्का पलट गया। तो क्या जो 5 सवाल उठाए गए इस आर्टिकल के भीतर में, उसके भीतर का और सच क्या है, उससे पहले हमें लगता है देवेंद्र फडणवीस जी को सुनना चाहिए जब वो कह रहे हैं, अच्छा आप तो बिहार में भी हार गए, आप अभी से मान बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी, इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूं। अब देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पहले वह डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम से पहले वह सीएम थे, और सीएम से डिप्टी सीएम जो डिमोशन हुआ, उसके पीछे कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और एनसीपी जो टूटी, उसकी पूरी बिसात देवेंद्र फडणवीस जी ने ही बिछाई थी। और शायद इस ताकत के साथ वो आए, तो इसलिए याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कितनी हड़कंप मची हुई थी बीजेपी के भीतर, आरएसएस के भीतर। और यह सवाल वाकई बड़ा था, क्या अपने बूते बीजेपी का किला अब 2 ही जगह बुरी तरीके से डगमगाया था, एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा महाराष्ट्र में। और इन 2 राज्यों की कुल सीटों को मिला दीजिएगा तो यह तकरीबन 125 सीटें हो जाती हैं। 80 सीट लोकसभा की यूपी के भीतर, 48 सीट महाराष्ट्र के भीतर। इन 2 जगहों पर किला डगमगा गया। लेकिन उसके बाद एक झटके में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वापसी हुई, उसके बाद अपने आर्टिकल में राहुल गांधी ने यह लिखा कि दरअसल यह समझना मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाहट में क्यों थी, लेकिन हेरा फेरी करना मैच फिक्सिंग जैसा है। जो टीम धोखा देती है वो भले ही जीत जाए, लेकिन उससे संस्थाएं कमजोर हो जाती है, और जनता या चुनावी नतीजों पर भरोसा हर किसी का खत्म हो जाता है। और हर जिम्मेदार भारतीयों को इन सबूतों को देखना चाहिए और खुद निर्णय करना चाहिए और सवाल पूछने चाहिए। मैच फिक्स करके हुए चुनाव में किसी भी लोकतंत्र के लिए यह जहर के समान है। राहुल गांधी जनता से कह रहे हैं, आप खुद सवाल पूछिए, फैक्ट्स खुद देखिए, क्योंकि इस देश के भीतर में निष्पक्ष व्यक्ति कोई होगा नंबर 1 पर पद पर बैठा हुआ, तो वो भारत का मुख्य न्यायाधीश ही होगा। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से बाहर करते हुए अपने मंत्री को बैठाने का रास्ता मोदी सरकार ने इस दौर में चुना। और चुनाव अगर ये नहीं जीतेंगे तो क्या मुश्किल होती है आरएसएस के भीतर से और बीजेपी के भीतर से, यह भी छुपा हुआ नहीं है। यानी सत्ता के भीतर की एक सत्ता चलती है, और उसने इस देश के भीतर संस्थानों को अपने अनुकूल कर लिया, क्योंकि वहां की नियुक्तियां उन्हीं के हाथ में है। और शायद इसीलिए अगला सवाल उन्होंने उठाया, मैं किसी छोटे मोटे चुनावी गड़बड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ऐसे
धांधली बाजी की बात कर रहा हूं जो बड़े स्तर पर की गई और जिसमें देश की अहम संस्थानों को कब्जे में लेने की कोशिश की गई। अब सवाल है कि अगर महाराष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों की परिस्थितियों को परखें तो कोई भी कह सकता है कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो पूरे तरीके से असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल की भूमिका असंवैधानिक थी। मुख्यमंत्री बने हुए थे उस समय एकनाथ शिंदे, गलत था। लेकिन सब कुछ रहने दीजिए, अब जो चल रहा है चलने दीजिए। और उसके बाद चुनाव के बाद की एक ऐसी स्थिति आ गई जिसमें जबरदस्त जीत बीजेपी को मिली और इतनी जबरदस्त जीत मिली कि अगर उसको आप लोकसभा चुनाव जो 5 महीने पहले हुआ, परसेंटेज ऑफ वोट उतना ही रहा। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी का दोनों जगहों पर लगभग 26% ही रहा। विधानसभा में बढ़ गया 26.77, 26.77% हो गया। लोकसभा में वही था 26.18%, यानी लगभग 5.5% ही वोट बढ़ा। लेकिन सीटें कमाल की हो गई, 132 सीट जीत गई बीजेपी। जो बीजेपी अपने तौर पर लोकसभा में सारी सीटें हारती चली गई थी और सिंगल डिजिट में आ गई थी। यह गजब की परिस्थिति निकल कर आई महाराष्ट्र के चुनाव में। लेकिन अब इसके संकेत को राहुल गांधी ने यह कहकर बिहार से जोड़ दिया कि बिहार में भी ऐसा ही कुछ होगा। यह संकेत बिहार पहुंचे तो बिहार के नेताओं ने एक सुर में, जो सत्ताधारी में है, उनका कहना शुरू हो गया, लगता है चुनाव अभी से हार गए हैं राहुल गांधी। और उस कतार में सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हो, जीतन राम मांझी हो, सभी एक ही सुर में कहने लग गए। स्वाभाविक है, जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें है वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही करते हैं। मुश्किल तो यह है कि भारत का चुनाव, इस देश की जनता से जुड़े मुद्दे अब इस पर टिका हुआ नहीं है। और ऐसा लगने लगा है कि जनता जो वोट देती है, यानी वोटर जो वोट डालता है, उसका चुनाव परिणामों पर कोई असर पड़ता नहीं है। क्योंकि जो तथ्यों के साथ चीजें निकलकर अगर आ रही है और कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी निकल रही है, और महाराष्ट्र में तो एक गांव ने यह भी राजनीतिक प्रयोग करने की कोशिश की कि उनके अपने गांव में जो लोकप्रिय व्यक्ति है उसको वोट कम क्यों मिले जबकि उन्होंने ज्यादा वोट दिए थे। और इसको लेकर उन्होंने जब बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके एक अपने लिए, सिर्फ अपने लिए यह करने और जानने की कोशिश की कि कितने लोग थे जो जिस नेता को चाहते थे उसको अभी भी चाहते हैं, तो उसी को वोट दीजिए और बैलेट पेपर पर दीजिए। इसको भी रोकने की कोशिश हुई और चुनाव आयोग ने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। यानी गांव के लोग भी चुनावी प्रक्रिया अपने लिए, अपने इलाके के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर वो परखना चाहते हैं तो भी नहीं परख सकते हैं। तो मतलब 3 सबसे बड़े हैं इस देश के भीतर में। अगर इस देश के भीतर लोकतंत्र को जीवित रखने का आधार या पूरे तरीके से उसकी जमीन चुनाव आयोग पर टिकी है और चुनाव आयोग को लेकर ही सवाल है, तो रास्ता क्या होगा? क्योंकि अभी तक बात ईवीएम की हो रही थी। ईवीएम की टेक्नोलॉजी बैलेट पेपर पर शिफ्ट हो सकती है, लेकिन बैलेट पेपर हो या ईवीएम हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ही अगर सबूतों को छुपा रहा है, अपने लोगों की नियुक्ति कर रहा है, फर्जी वोट डलवा रहा है, वोट को बढ़वा दे रहा है, जिन इलाकों में सत्ताधारी पार्टी अगर उसके अनुकूल चीजें नहीं हो रही है तो उस दिशा में जा रहा है, ये सारी परिस्थितियों में अगर चुनाव आयोग ही कटघरे में होगा तो फिर जवाब मिलेगा कैसे? और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो इसके बाद अगला सवाल होगा कि सवाल कौन किससे करेगा। यह सवाल दूसरा बड़ा सवाल है कि जिस देश के भीतर में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए वोटिंग प्रक्रिया होती है और वोटिंग और चुनाव के जरिए यह माना जाता है कि जिस दल, जिस नेता को चुना गया उसकी जिम्मेदारी जनता को लेकर होगी, वही एक क्षण में गायब हो गया। यानी इस देश के मुद्दे
और मुद्दों के आश्रय चुनाव लड़ना कोई मायने ही नहीं रखेगा, कुछ चीजें बचेंगी नहीं। आपको जो मुद्दे हैं उठाना है, उठाते चले जाइए। आप जाति जनगणना उठा लीजिए, आप सिंदूर को लेकर सवाल कर लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर। आप युद्ध की परिस्थितियों को लेकर शोर मचा लीजिए। आप अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों बीच बयान दिया सीज फायर को लेकर, उसको मुद्दा बना लीजिए। तमाम चीजें बेमानी हो जाएंगी। इस दौर का भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अगर चुनावी जीत ही सब कुछ तय कर रही है और चुनावी जीत हर उस बात पर मुहर लगा देती हो जिन बातों को लेकर राजनीतिक दल और खास तौर से विपक्ष मुद्दा बनाना चाहता हो, तो फिर हर चुनाव के साथ वो मुद्दे खत्म हो जाएंगे। तो क्या इस देश के भीतर में पहली बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और चुनाव आयोग के जरिए इस देश की उस परिस्थिति पर चुनावी तौर तरीके की लाल कालीन बिछा दी गई है जिसके नीचे झांक कर कोई नहीं देखे कितना मवाद है या कितना खून रिस रहा है, आप उस दिशा में देखे ही नहीं। तो इस परिस्थिति में बिहार एक क्षण के लिए, महाराष्ट्र के बाद बिहार को झांकिएगा तो दोनों जगहों पर दो चीजें रेंगती हुई नजर आएगी। इस पर जिक्र कल किया जाएगा। महाराष्ट्र की सत्ता इसलिए चाहिए क्योंकि जमीनों पर कब्जा होना है, और बिहार की सत्ता इसलिए चाहिए क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग और जाति जनगणना का पाठ विपक्ष ने बड़ा किया है वह भी सत्ता के अनुकूल है, यह मैसेज चला जाए। तो इसके लिए कोई निर्णय और कोई नियम कायदे बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतने की जरूरत है। और चुनाव जीतना हारना वोटर के हाथ से निकलकर चुनाव आयोग के हाथ से होते हुए सत्ता की उंगलियों पर नाचने लग जाए तो फिर बचेगा क्या और बचा क्या, यह सवाल कौन किससे करे शायद कोई नहीं जानता इस देश के भीतर, सिवाय इसके कि हां बिहार का चुनाव इसी बरस होना है। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।